हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार देखो, ये जो जेन जी है ना, बिल्कुल। इसके बारे में हम बात करते थे तो थोड़ा पहले प्रोग्राम में मुझे याद है, नए नए हम भी आए थे तो हम थोड़ा रगड़ा लगाते थे इनका, लेकिन यार ये बड़े पोटेंशियल है। ट्रू। इन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सबसे पहले बांग्लादेश में इन्होंने अफरा तफरी कर दी। वो जो इतनी पुरानी जमी हुई गवर्नमेंट थी उसको हिला दिया। ट्रू। वो था एक सीरियस एंगल ना, कि मतलब लोग बाहर दिखाया कि वो किस चीज के कैपेबल है। एग्जैक्टली, लोग बाहर निकले और वो था भी बड़ी हार्ड स्टेट बनी हुई थी। वो मैडम जो भाग के चली गई इंडिया, वो कहती थी कि हमें नहीं छोड़ना किसी को और मैं तो बहुत पक्की हूँ, और इंडिया भी उनको बहुत बैक करता था। ठीक है, लेकिन जेन जी ने उस सारे माफिया को रगेदा, स्टैंड अलोन किया और हुकूमत को गिरा दिया। और फिर उसके बाद वो वहां पे, यार देखो, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर आया था ना, उसने भी बड़ा जबरदस्त काम किया। कोई उनकी इकोनॉमी में 12-13 बिलियन डॉलर ऐड किया। ठीक है, उसके बाद वहां पे फिर बाकायदा वो जो प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, निगरान यूनस नाम है उनका। हाँ, वो डॉक्टर यूनस वो नोबेल इनाम याफ्ता हैं जी, और बड़ी मतलब वो पहुंची हुई शख्सियत। तो वैसे आपस की बात है, ये बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि अगर इस तरह गवर्नमेंट गिरे ना तो अनार्की हो जाती है या तमाशे हो जाते हैं। फिर कोई ये जो अरब स्प्रिंग वाला पूरा एक रेवोल्यूशन आई थी पूरे अरब ममालिक के अंदर, आप देख लें जहां जहां पे आई क्या हालात में, मतलब तो मैं डरा हुआ था कि यार ये जो जेन जी हैं, इन्होंने ये काम तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ कहीं फसादात ना फैल जाए। लेकिन वो बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त अकल से काम लिया और ऐसे बंदे को वहाँ पे एज ए निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया, जो कि जैसे आप बता रहे हैं कि नोबेल इनाम याफ्ता थे, और डॉक्टर यूनस साहब, और बड़े मशहूर पर्सनालिटी हैं वो। उन्होंने उनकी इकॉनमी को लड़खड़ाने से बचाया, बेहतर किया उल्टा। ठीक है, फिर बाकायदा इलेक्शन भी हुए और वहाँ पे और बाकायदा गवर्नमेंट सेटअप हो गई। ठीक है, अच्छा, ये था वो सीरियस एंगल ना कि मार्केट आई हुई जो भी हुआ। लेकिन यहाँ जेन जी ने रोमांटिक तरीके से भी ना बड़ी फिल्में की हैं। जैसे मैं देख रहा था, ये नेपाल में बिल्कुल, नेपाल में कोई उनका रैपर थे। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन के थ्रू आए और वो जीत गया और प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जरा रोशनी डाले, क्या हुआ था? सिर्फ बलिंदर शाह नाम है उनका। अच्छा, और नेपाल के, यार ये धुरंधर से निकला हुआ बलिंदर शाह तो नहीं? अच्छा, कुछ और ये अब नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। 2012 में गालिबन इन्होंने रैप की अपना जो जर्नी है स्टार्ट की। ये रैप जो म्यूजिक एक जॉनरा होता है। एग्जैक्टली, मतलब यूं समझें कि जिस तरह हमारे फारिस शफी हैं, तलहा अंजुम है, ठीक है। अच्छा, वो कल को प्राइम मिनिस्टर यार वैसे उनको बड़ी उम्मीद दे रहा है भाई। अब दोनों भाई अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, तो आगे स्कोप है, आप इशनाख्ती कार्ड बनवा लें क्योंकि और शेरवानी भी सिलवा लें। वैसे पाकिस्तान बड़ी हार्ड स्टेट है, लितर बहुत पहनते हैं, लेकिन चलो, एनीवेज एनीथिंग कैन हैपन। तो 2012 में उन्होंने अपना म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट की। फिर ये यूट्यूब पे और डिफरेंट रैप बैटल्स के थ्रू उनका नाम ऊपर आना शुरू हुआ। अच्छा, और नेपाल में जिस नेप हॉप उसे कहते हैं, नेपाली हिप हॉप, उसमें मतलब इनका एक नाम बना। फिर रफली आई थिंक 2022 में गालिबन वेरी रिसेंटली उन्होंने एक टर्न लिया कैरियर में, यू टर्न ले लिया, और उन्होंने कहा कि जी वो खटमंडू का जो मेयरल इलेक्शन है वो लड़ेंगे वो। अच्छा, और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की बाकायदा तौर पे, क्योंकि एक प्रॉपर पॉलिटिशियन वो बन चुके थे और लोगों ने उनको पसंद किया। फिर उन्होंने उसमें भी काफी, मतलब सिर्फ बने नहीं, हमारे मुर्तजा वहाब की तरह माजरत जीत, उन्होंने जीते और उन्होंने फिर निजाम भी चलाया। ये आप दूसरी दफा, एक दफा पहले भी पॉडकास्ट में आपने भाई साहब का नाम लिया था। यार वो बेचारा अब तो मरूम है अभी, अच्छा, नहीं हयात नहीं, मैं हयात तो है ही माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। मैं कह रहा हूँ कि सीट पे। अच्छा, क्योंकि अभी कराची में कुछ हुआ भी है ना, होता रहता है कराची गवर्नर को हिला दिया ना। कामरान तसूरी साहब घर चले गए, निहाल हाशमी साहब कामरान तसूरी साहब गए, तो वो जो लोगों को इनाम देते थे वो किधर जाए? वो भी निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं। यार निहाल हाशमी को देखा मैंने आज उसकी वीडियो, कायद-ए-आज़म बने हुए थे। तो मैंने कहा ये कायद-ए-आज़म के मज़ार पे कायद-ए-आज़म साहब जो हैं वो खुद ही फातह पढ़ने आ गए। कायद-ए-आज़म जिंदा हो गए यार। अच्छा है यार। अच्छा खैर, तो आप रैपर पे थे, मैं अब नेपाल से कराची रहा। अच्छा, तो खटमंडू का उन्होंने मेयरल इलेक्शन लड़ा। अच्छा। और उन्होंने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए। मतलब उन्होंने जो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी उनको लाइव टेलीकास्ट करवाया। अच्छा।
गार्बेज कलेक्शन वगैरह और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को बेहतर किया। थोड़ा बैकलैश भी आया होगा शायद, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ तो आता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कोई भी आता है ना, वो कहता है यार ये जो बार में लोग झगड़े लगाते हैं ना, ये रेडी छड़ियाँ लगाते हैं या तजावुजात पे फुटपाथ पे चीज़ें खड़ी कर देते हैं, ये बेचते हैं, इनको हटा के नजर साफ सुथरा शहर करो। वो जैसे ही करते हैं ना तो सारे गरीब इकट्ठे होके ना एग्जैक्टली अमीरों को गुट लगाने शुरू होते हैं। एग्जैक्टली तो उसको भी आया होगा। देयर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स, देयर ऑलवेज सम क्रिटिसिज्म टू एवरी डिसीजन। खैर इनको भी फेस किया होगा, लेकिन ओवरऑल काफी फेवरेबल रिस्पॉन्स रहा। फिर रिसेंटली जो आई थिंक नेपाल की एक काफी बड़ी पार्टी है, उन्होंने इनको एज देयर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नॉमिनेट किया, टिकट देने की बात हुई। और इन्होंने फिर जो नेपाल के सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे, 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट इलेक्शन, यानी उस वहाँ के नवाज शरीफ साहब, वहाँ के नवाज शरीफ समझ लें या कुछ और कह लें आप, ठीक है। नहीं, नवाज शरीफ साहब हमारे तो मशहूर है ना यार, अभी उनकी हुकूमत है। बिल्कुल, यानी उस लेवल के, उस स्ट्रेचर के बंदे को उन्होंने हराया। और 68,000 जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिकॉर्ड नंबर था, वो वोट्स हासिल किए। और अब उन्होंने हल्फ शल्फ आई थिंक उठा लिए और वो अब प्राइम मिनिस्टर बनने लगे। तो यार वैसे ये बड़ी खुशाइन बात है ना, ये आर्ट और कल्चर से जो रेलेवेंट बंदे होते हैं, ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं। ये तो किसी पे जुल्म भी नहीं करते होंगे। तो ये तो अच्छा हुआ है, अच्छा चेंज है। लेकिन यार अगर जेन जी को हटा के देखा जाए ना, तो ये आर्टिस्ट लोग जो है ना, ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली अगर दुनिया में देखा जाए तो जेन जी को माइनस कर दें तो वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। उसमें यूक्रेन के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की साहब, ये क्या था, ये स्टैंड अप कॉमेडियन आप कह लें। अल्लाह भला करे यार, वाह यार, ये अपनी बरादरी के अजीबो गरीब इनकी वीडियोस हैं। अच्छा, अगर वो हमारे एडिटर भाई दिखा सकें, ठीक है, तो इनकी बड़ी अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहने हुए और बड़े अजीबो गरीब काम करते हुए वीडियोस हैं। तो इनको थोड़ा सा सीरियस लेना थोड़ा सा मुश्किल यार। वे ये तो आपने मुझे, मेरे लिए दिस इज न्यू, बिकॉज यार इस तरह के बंदे के साथ जंग करना तो ज्यादती है। खान साहब आदमी है यार, फनकार आदमी है, तो ढोलकी बजवा लो, तबला दे दो, उनसे आके ड्रोन उड़वा यार, ज्यादती, बहुत ज्यादती। फिर तुसी उधर तबले के बजाय या तबला बजाए बम बजाए जा रहे हो, बहुत ज्यादती है। इसके फिर अलावा एक यूएसए में एग्जांपल देखी जा सकती है, डोनाल्ड ट्रंप अगेन रियलिटी टीवी के बहुत बड़े जोकर थे, बड़ा नाम था उनका। अच्छा, ठीक है, अप्रेंटिस उनका शो था। अच्छा, और उसमें बड़ा उन्होंने रियलिटी टीवी किया और बड़ा नाम कमाया उससे, ठीक है, बड़ी किताबें यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जो है वो फनकारों को भी मौका देती है, फनकारों को भी, और हमने भी मौका दिया। हमने किससे फनकार, हमने एक क्रिकेटर को, अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन को मौका दिया, इमरान खान साहब नहीं, मौका दिया तो नहीं, मौका लिया था। एनीवे, फिर तुसी मौका वापस गो लिया। इसमें 2 राय, फिर मौका का धोखा, मौका और धोखा मिलती जुलती चीजें, इस पे अलग पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा, तो खैर आपने वो इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने भी यार, अब देखो इमरान खान ऑल ऑफ सडन तो नहीं है ना, he has had quite a journey, और वो लेकिन किया, लेकिन फिर उसने फिलैंथ्रोपी पे भी काम काफी किए, हॉस्पिटल, स्कूल, ब्ला ब्ला। अच्छा, लेकिन वो बने। लेकिन इसमें एक बंदे का नाम भूल गए। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। आपके अपने फेवरेट? मेरे फेवरेट, वो हमारे सरहद पार, उन्होंने एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो डिफरेंट फील्ड से यार देखें, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी, रियलिटी टीवी, स्पोर्ट्स। मोदी साहब चाय बेचते थे। अच्छा यार, ये मैंने देखा है तभी ना, जैसे गूगल का कोई सीईओ आ गया, कोई दूसरा तीसरा को बाहर चाय पेश करते, वो फौरन चाय का कोई जुगाड़ कर देते हैं। हालांकि चाय तो नेपाल की मशहूर नहीं है, ज्यादातर क्योंकि पत्ती वगैरह और वो सब कुछ। अच्छा, लेकिन वो सादा पत्ती यानी ऑर्गेनिक, लेकिन वो अपना प्रोफेशन जो है जरा याद आ जाता है ना उनको, तो वो वापस जाते हैं। तो वो यानी आप यानी बात करने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में इस तरह के वाकयात होते हैं कि आम जो आर्ट से या म्यूजिक से रिलेटेड बंदे हैं वो आते हैं। फिर इंडिया में ये तो हम देखते हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट में एमएलएज वगैरह हैं, वो तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में जीत जाते हैं और वो हो जाते हैं। हाँ, मतलब जया बच्चन है उसमें, क्रिकेटर्स काफी ज्यादा हैं, और बहुत सारे बंदे, हेमा मालिनी वगैरह, मतलब बहुत से नाम। और वहाँ की आवाम तो वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा अगर मानती है तो अपने मूवीज के हीरोज को ही मानती है। लेकिन यार ये चाय वाले को चांस देके इन्होंने ना काम खराब ही किया अपना। चाय वाला पक्का हो गया, अब हिल नहीं रहा, बस अब जब 2-3 उबाले और ना दिए ना, वो हिलता नहीं है। नहीं, अब हिल जाएंगे। अच्छा, अब हिल जाएंगे। एक आध जंग कहीं और हो गई ना। नहीं, इस जंग में भी बड़ी वैसे उनके साथ पैड़ी हुई है काफी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई। वो भाई साहब जंग शुरू होने से एक दिन पहले वहां चले गए, पटाखे देखने, तो सही है।
अब उनके साथ जो हो रहा है वो तो होना ही था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सिनेरियो में अगर देखा जाए जेन जी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दे आर फोर्स्ड टू बी रेकन्ड विद। लेकिन यार वैसे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव साइन है। बास ममालिक ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें 2-3 पार्टीज होती हैं और सारे सदियाँ सालों साल वही लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिन ममालिक में ये वाली स्पेस होती है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं उन लोगों के लिए जो इस तरह इस इन फील्ड से, आर्ट से, कल्चर से या स्पोर्ट्स शोबिज से या स्पोर्ट्स से रेलेवेंट होते हैं, तो वहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है और लोगों में एक होप और वो रहता है, उम्मीद रहती है कि हाँ हम भी शायद आ सकते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक है तो हमारे लिए भी चांस बन सकता है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो नेपाल है उसमें क्या होगा? अब उनका कौमी तराना जो है वो रैप की शक्ल में होगा, कैसे होगा, क्या होगा वहाँ पर? आई थिंक बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि फिर देन अगेन जो इस तरह के लोग होते हैं वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा मूव भी नहीं करते हैं। अभी बलिंद्र शाह को भी आप देखें तो वो बड़ा, उन्होंने एक अटायर जो उनका पॉलिटिशियंस वाला, बड़े हाथ साथ जोड़े हुए, ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहना हुआ है, तो वो उन चीज़ों से, उन नॉर्म से ज्यादा डेविएट नहीं करते हैं। उम्मीद तो यही है कि शायद गवर्नेंस बेहतर होगी, करप्शन कम होगी, गवर्नेंस का स्टाइल फर्क होगा, क्योंकि उनका पहले पॉलिटिशियन का एक बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है। तो देयर गुड थिंग्स जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, सही है। तो इस बात का मतलब तो अब हम ये ले लें कि नेपाल जो है वो आप म्यूजिकल में तरक्की करेगा या इकोनॉमी में तरक्की करेगा? दोनों तरफ हो सकता है शायद तरक्की करें। अच्छा? क्योंकि बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ रैपर, हो सकता है कि वो इनका ख्याल ज्यादा रखें, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा परवान चढ़ाएं। वैसे आपने नेपाली कोई सुना है उनका? अभी तक तो नहीं। मतलब नेपाली मुझे पता, नेपाली जबान कभी सुनी नहीं है मैंने। तो ठीक है, अच्छा है, रैप कर लेंगे तो अच्छा है, हमें कौन नहीं समझ आनी है। सच्ची बात आऊँ, मुझे तो उर्दू के रैप की समझ नहीं आती। रैप कोई म्यूजिक इस तरह का है जिस तरह कोई बंदा किसी ने अपनी गाली सुना रहे होंगे। आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होगी, हमें आ जाती है यार। अच्छा, सच में? सच में अच्छी बात है यार, मुझे नहीं आती। मुझे तो ये लगता है कोई अपना दुख सुना रहा है बेचारा ना, रैपर। तो दोस्तों ये अच्छा साइन है। दुनिया में बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये भी एक डिफरेंट चीज़ है। नेपाल में एक रैपर है, वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया, मतलब इलेक्शन में कंट्रीब्यूट करते करते। तो इसलिए मैं सोचता हूँ किसी गिटारिस्ट को, किसी ढोलकी वाले को, बाजे वाले को, किसी कैमरामैन को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज।